हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर आपकी मुलाकात अमरीश मिश्रा जी से है। मैं शुरू में इसलिए बता देता हूं ताकि जो लोग मुसलसल इंतजार करते हैं मिश्रा जी के लिए, हम अपने चैनल पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं उनके मसरूफ शेड्यूल में से। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अमरीश मिश्रा जी के 2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं। तीसरा जो अब वो चला रहे हैं वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मौजूद है। हमारे इसी वीडियो के साथ आप उस पर जाकर के उनके चैनल से और वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मिश्रा जी से जो बात करनी है वो बहुत ही अहम इसलिए है कि सीरिया में इजराइल के खिलाफ हमले शुरू हो गए। वेस्ट बैंक में इजराइल हमले जारी रखे हुए, लेकिन वहां इजराइल को काफी बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। उधर नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन किस तरह से पहुंचे, रास्ता बदल करके, जैसे चोर बच के निकलता है ना, वो अपनी गिरफ्तारी के खौफ से हवाई जहाज का रूट ऐसे लेकर के चले जिसमें के उन मुल्कों से ना गुजरना पड़े जहां की हुकूमतें कह चुकी हैं कि अगर हमारे यहां आए तो हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। सोचिए, अब से क्या अक्टूबर 2023 से पहले कोई सोच सकता था कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर यूरोप जाने से बचे? वो यूरोप के वो मुल्क जो इनके दोस्त मुल्क रहे हैं हमेशा, वहां भी गिरफ्तारी का खतरा है। ट्रंप साहब से एक सवाल पूछ लिया किसी ने कि वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने के प्लान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्रंप कहते हैं कि इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, यानी वो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे अमरीश मिश्रा जी से। वेलकम है मिश्रा जी, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ है नेतन्याहू को चोरों के तरीके से अमेरिका तक पहुंचना, जबकि इस पूरे रास्ते में समंदर का हिस्सा ज्यादा है, मुल्क कम है, लेकिन उसमें भी उन्हें बच करके जाना पड़ रहा है। क्या कुछ, कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए, बड़ी ही अजीब बात है और इस पे सबसे ताज्जुब ये है कि किसी ने कोई इस पे कमेंट नहीं किया, कहीं से कोई इस पे रिमार्क नहीं आया। आप ये बताइए कि नेतन्याहू को अगर डर नहीं होता तो 14 घंटे की फ्लाइट है ही नहीं। तेल अवीव से अमेरिका आप वॉशिंगटन लैंड करना चाहते हैं, आप न्यूयॉर्क, कहीं भी आप लैंड करना चाहते हैं, 14 घंटे की फ्लाइट नहीं है, उससे आधे से भी कम समय की है। ऐसी स्थिति में आप एक डाइवर्जनी रूट लेके 14 घंटे की फ्लाइट से आप गए और उसका सीधा मतलब था कि आप वो जो यूरोपियन रूट है उसको आप अवॉइड करना चाह रहे थे, जहां बहुत सारे ऐसे देश हैं अभी जिनकी पोजीशन क्लियर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो अरेस्ट वारंट जारी किया नेतन्याहू के खिलाफ, उसको वो लागू करेंगे कि नहीं। देखिए, फ्रांस जैसा देश भी अभी 2 तरह की बातें करता है। कहता है, अभी उसने क्लियर कैटेगोरिकली ये नहीं कहा है कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे। इटली ने भी कहा है, मतलब 2 तरह की बातें, कुछ नेता कुछ कहते हैं, कुछ नेता कुछ कहते हैं। बाकी जो यूरोपियन देश हैं, डेनमार्क है, स्वीडन है, उधर के वो सब, उन लोगों की पोजीशन में से कुछ की तो ये है कि हम अरेस्ट कर सकते हैं। पोलैंड से लेके तमाम देश, वो भी, वहां से भी 2 तरह की आवाजें आ रही हैं। नेतन्याहू बेसिकली कंफ्यूज है कि वो, देखिए, अभी ऑस्विट्स का भी जो हॉलोकास्ट के एक बड़ी उसकी जो पोलैंड में मनाई जाती है एनिवर्सरी, उसमें भी नेतन्याहू को जाना था, वो नहीं गए क्योंकि इसी डर से कि पोलैंड में कि मतलब अब आप सोचिए, पोलैंड जैसे देश में जहां प्रो नेटो सरकार है और सब कुछ है, इजराइल के साथ भी है ब्रॉडली, वहां पर क्योंकि एक बड़ा हिस्सा विपक्ष का है जो विरोधी है, और वो कुछ भी बवाल कर सकता था नेतन्याहू को लेके वहां पर। अब इस तरह की चीजें जो हैं, ये आप देखिए कि एक भगोड़े की तरह। अच्छा, दूसरी खबर ये है कि सारा नेतन्याहू, उनकी वाइफ के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, और वो इन्वेस्टिगेशन विटनेस टैंपरिंग का है। और उसमें यह है कि जो नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, करप्शन के करीब 3 से 4 केसेस चल रहे हैं, उसमें इन्होंने विटनेस टैंपरिंग की। और एक लॉबी है जो सुप्रीम कोर्ट है इजराइल का, उसके अभी जो नए प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं, चीफ चुने गए हैं, उनको नेतन्याहू से उनकी बातचीत नहीं है। नेतन्याहू उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं गए। और जो अटॉर्नी जनरल है, महिला,
इजराइल की। ये एक कंसिस्टेंट लॉबी मैं देख रहा हूं पिछले 1-1.5 साल से, लगातार वो नेतन्याहू के पीछे पड़े हैं कि इनके जो क्राइम्स हैं उसके इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो इस वजह से देखिए सारा नेतन्याहू पे जो जब और बार बार नेतन्याहू यही कहते हैं कि अभी तो युद्ध चल रहा है, मैं तो युद्ध लीड कर रहा हूं, फिर भी उनको फोर्स किया गया दिसंबर 2024 में वो जेरूसलम के कोर्ट में आए, वो आए भी। उसके बाद सारा नेतन्याहू पे देखिए ये पूरा लग गया। तो अच्छा उधर क्या है कि जो इजराइल के आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी वो रिजाइन कर चुके हैं। अभी जो एक आए हैं इयाल जमीर, अब इनका भी जो इतिहास है ये नेतन्याहू के खास माने जाते हैं, और लेकिन इनका फेलियर रहा है क्योंकि इन्होंने जो दीवार बनाई थी जिसको गाजा वॉल कहते हैं, और जो 7 अक्टूबर को जो ब्रीच कर दी थी हमास ने, उसमें भी इनको दोषी ठहराया जाता है कि कहीं ना कहीं इनका भी एक रोल था, मतलब इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एक सिक्योरिटी लैप्सेस हुए। तो अब आप बताइए कि हलेवी के ऊपर भी एक्विजिशन था कि 7 अक्टूबर में कोई फेल किए। अभी जो हैं इयाल जमीर जो अभी नए चीफ ऑफ स्टाफ है, उनके ऊपर भी मतलब वो भी शक के दायरे में है इस सवाल पे। पूरे इजराइल में अभी इसको लेके बवाल मचा हुआ है कि जो हमास ने जो 18 कैदी छोड़े अभी इस राउंड में, नवंबर 2023 के में जो छोड़े थे, उसके बाद जो अभी सीज फायर हुआ 19 जनवरी से अभी 2 फरवरी के बीच जो 18 कैदी छोड़े, उन 18 कैदी के बदले करीब 600 फिलिस्तीनी रिलीज हुए। तो जो फिलिस्तीनी रिलीज हुए हैं उनका जो सेलिब्रेशन हुआ है वेस्ट बैंक, गाजा, इजिप्ट और हर जगह, लेबनान में, लेबनान के बाद आपके सीरिया में, उन सारी जगहों पर इस तरीके के सेलिब्रेशन हुए हैं। और उन सेलिब्रेशंस में सबसे बड़ी बात वही आ रही है जो हम लोग ने पिछली बार डिस्कस भी की थी कि जो हमास का चाक चौबंद जो बिल्कुल उनका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, वो पूरी तरह, समस्याएं हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास टेंट्स की कमी है, हमारे पास फ्यूल की कमी है, हमारे पास मेडिकल सप्लाईज की कमी, सारी चीजें, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फिर से बन गया है, और वो भी पुलिस जो पुलिस ये स्ट्रक्चर है बने। हमास को वहां मिलिट्री रूल नहीं लगाना पड़ा। हमास की जो की सरकार थी वहां 7 अक्टूबर के पहले, उसके बाद इजराइल, मतलब फिर तो किसी की सरकार नहीं थी, युद्ध चल रहा था, और इजराइल मिलिट्री रूल वहां पर लगाने की कोशिश उसने की उत्तर गाजा में, वो फेल हो गया, और उसके बाद ये सीज फायर हो गया। अब हमास का ये था कि हमास आएगा तो फिर उसके बाद अगर हमास लौटता है, तो पहले तो ये था कि हमास लौट ही नहीं सकता, वो खत्म हो गया, उसका जो पूरी ताकत है खत्म हो गई। लेकिन हमास लौट आया, उसकी सेना इंटैक्ट रही। 2 बड़े कमांडर्स जो पूरी की पूरी फर्स्ट लाइन जो हमास की खत्म हो गई, मोहम्मद दैफ से लेके यहिया सिनवार से लेके सभी लोग, और जिनको लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी मोहम्मद दैफ का अभी तक नहीं हुआ था, वो अभी किया अबू उबैदा ने। अब जो नई लीडरशिप है वो बाहर आ गई है और वो अपना चेहरा दिखा रही है। फैयाद हुसैन जो बेत हनून के कमांडर, जिन्होंने इजराइल को पानी पिला दिया पिछले 1.5 महीनों में, वो, उसके बाद मौजरी जो मोहतम मौजरी, ये जो क्षति ब्रिगेड के जो कमांडर हैं, जिसको बीच ब्रिगेड भी कहा जाता है, गाजा बीच ब्रिगेड, ये भी कल सामने आए, ये भी खुल के। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए, ये हमास इसलिए कर रहा है, हमास दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए एक हमारे पास नई लीडरशिप आ गई है, हमारे पुराने पूरी एक लाइन हमारी खत्म हो गई, सही बात है, लेकिन हमारे पास नई ये लीडरशिप आ गई है, और संभवतः यही जो लीडरशिप है इसका काम है, जिसने, मतलब इस तरह के और भी तमाम लोग जिन्होंने हमास को इंटैक्ट रखा है और उसको रिवाइव कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिसको लेके इजराइल, अच्छा, इस बात को लेके इजराइल के अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा, मतलब वहां के जो सेटलर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां के जो पुराने जो एनालिस्ट हैं, जो जितने लोग बोल सकते हैं, जो नहीं बोल सकते, जिनके ऊपर, क्योंकि इजराइल के अंदर इस समय मिलिट्री सेंसरशिप है तो सब लोग बोल नहीं सकते, लेकिन जितने लोग भी बोल सकते हैं, जो एक्स हैं, ये है, या जिनका रसूख रहा है, तो वो लोग यही कह रहे हैं कि हमास के लौटने का मतलब है इजराइल की हार। इस तरीके से हमास लौटेगा ये किसी ने नहीं सोचा था, और हमास पूरा ऑर्डर कायम करेगा, साउथ से नॉर्थ जो विस्थापित हैं वो इतनी भारी संख्या में पहुंच जाएंगे, मोर देन 500,000, नियरली 1 मिलियन पीपल अभी तक वो लोग वहां मूव कर रहे हैं, ट्रिकल
जारी है पिछले जो पहले 2-3 दिन था, और इसको नेतन्याहू ने प्रिवेंट करने की कोशिश की थी। एक अड़ंगा लगा दिया था कि पहले वो जो सस्पेक्टेड मोसाद की एजेंट है महिला, उसको छोड़ने की बात थी कि पहले उसका प्रूफ दिखाओ, तो उसके बाद जारी किया वीडियो और फिर उसको छोड़ भी दिया, मतलब जो कि उसका स्टिपुलेटेड जो 30 जनवरी को उसको छूटना था। तो ये जो सारी चीजें थी, ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए दिखा रही है कि मतलब दिखा रहा है कि इजराइल का जो स्पेशली राइट विंग और जनरल और भी जो जायनिस्ट हैं, जो इवन जो सेंट्रिस्ट जायनिस्ट है, सब बहुत परेशान है कि अब आगे क्या होगा, अब इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। दोबारा आप जाके उसी तरीके से, अब नॉर्थ गाजा पॉपुलेट हो गया है, दोबारा आप सेना भेजेंगे तो फिर वहां क्या होगा, वहां तो और आईडीएफ का नुकसान। दूसरी बात जिससे ये लोग परेशान है कि जो हमास की दबंगई है। अब आप देखिए कि 26 जनवरी को जो हमास ने 4 जो महिला आईडीएफ सोल्जर्स को छोड़ा, और फिर 30 जनवरी को उन्होंने जो एक उनकी जो अर्बल यूहुद है, जो कि सस्पेक्टेड जो मोसाद एजेंट या यूनिट 8200 की एजेंट है, उसको छोड़ा। इन दोनों तारीखों को 26 जनवरी और 30 जनवरी को हमास ने जो अपने लोगों, अब 26 जनवरी को क्या किया कि जिस स्टेज पे 4 आईडीएफ सोल्जर्स रिलीज हुई, उस स्टेज पे इन्होंने इनके जो मेन 4 डिविजन हैं, जो 36 डिवीजन है उसको वोल्केनो कहा जाता है, जो 98th डिवीजन है जिसको ये एक फायर स्टॉर्म कहा जाता है, एक इनकी 162nd डिवीजन है जिसको आयरन स्टील कहा जाता है, और इनकी एक और जो एक डिवीजन है जिसको गाजा डिवीजन, जिसको फायर फॉक्स कहा जाता है। उन सबका लोगो था, और उस लोगो के ऊपर मतलब ये था कि हमास के पैर, लिटरली हमास के पैर उनको कुचल रहे थे उन लोगों से। 30 जनवरी को इससे भी आगे बढ़ गया। 30 जनवरी को उसने 3 इनकी जो मेन ब्रिगेड्स हैं, अब गिवाती ब्रिगेड है, इसका जो लोगो है वो फॉक्स है। तो हमास ने उसका लोगो क्या किया कि 30 जनवरी को जो एक महिला कैदी को छोड़ा, उसके और जो जबलिया में छोड़ा, और वो बकायदा वो भी एक मैसेजिंग थी, उसमें भी ये लोग इजराइल की जो गन है, जो टेवर गन है जो इजराइल से कैप्चर की थी, वो लिए एक हमास सोल्जर चल रहा था, और उसके बाद एक और स्कॉर्पियन सब मशीन गन जो इन्होंने कैप्चर की थी वो भी लिए हुए थे। फिर उसके बाद स्टेज पे ये लोग आए और एक महिला कैदी को रिलीज किया, दूसरी जो मतलब अर्बल नहीं, एक जो दूसरी थी, तो उसको जब रिलीज किया तो उसके नीचे गिवाती ब्रिगेड का जो फॉक्स लोगो है, तो फॉक्स लोगो तो था, लेकिन फॉक्स में एक चाकू घुसा हुआ उस लोगो में, चाकू घुसा हुआ। दूसरा इनका जो एक दूसरी इनकी किफिर ब्रिगेड है, जिसका डैगर जिसका लोगो है, वो डैगर लेकिन इजरायली सोल्जर्स को मार रहा था, ये पूरा था। तीसरा जो इनका है, एक इनकी नहाल ब्रिगेड है आईडीएफ की, जिसका है सिकल, जैसे सिकल है ना, वो जैसे हम लोग वो जब मतलब एक सिकल जो है वो फसल काट रहा है, ये नहाल ब्रिगेड का लोगो है। तो इन्होंने फसल के बजाय वहां पर इजरायली सोल्जर्स रख दिए कि देखो हमने इतने। तो ये जो इस तरीके से ये जो वॉर गेम्स चल रहे हैं, जिनको हम माइंड गेम्स कहते हैं, साइकोलॉजिकल जो ऑप्स कहते हैं, ये 2 घटनाओं से इस तरीके से पूरा मतलब इसकी मीनिंग सबवर्ट कर दी। जो इसको दुनिया जिस रूप में देखती है इन सारे डिविजन्स को, या इजराइल के अंदर, दुनिया क्या, इजराइल के अंदर इन लोगों ने जो मैसेज पहुंचाया है वो यही पहुंचाया है कि देखो तुम्हारे मुख्य जो हथियार हैं या तुम्हारी जो सेना है वो कुचली जा चुकी है, वो कुचली जा चुकी है। तुम कुछ भी कर लो, जहां भी जाओगे तुम कुचल दिए जाओगे, और इसलिए एक दोबारा हमले करने की सोचना भी मत। ये सारी चीजें जो इजराइल जिसमें महारत हासिल की हुई, ये सब इजराइल की वो थी, खूबियां थी, मतलब उसको गिनाया जाता था कि वो हर तरह से हैवी सुपीरियर, और वो साइकोलॉजिकल वॉर में नंबर 1 है। वो पूरी तरीके से उसने गाजा के लोगों को इतने लंबे समय तक गुलाम बना के रखा हुआ है सब कुछ। तो ये माइंड गेम से भी उसने किया है। तो यहां पर देखिए सारा माइंड गेम पलट गया। अब ये देखिए एक बड़ी जीत। दूसरी बात देखिए वेस्ट बैंक में जो पूरी सिचुएशन है, उसमें करीब मेरे ख्याल से 11वां दिन हो गया जेनिन पे हमले के, जब से जेनिन पे हमला हुआ है।
मैं वेस्ट बैंक पे जरा ठहर के जाएंगे। एक अमरीकी इजरायली जो सिटीजन छोड़ा है, उसने एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, उसने इस हद तक कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं अल-कस्साम ब्रिगेड का, जिन्होंने मेरी सेहत के हिसाब से वेजिटेरियन खाना, किताबें, चश्मा और हर चीज मुहैया की। यानी उसने तो बहुत सी चीजें गिनवा दी। यहां तो फिलिस्तीनी कैदियों को खाना पानी भी नहीं दिया जाता। उसने जिस तरह से गिनवाया, वो मैं समझता हूं जिस किस्म के वीडियोस उन छूटने वाले कैदियों के हमास जारी कर रहा है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो सिंबल्स जो आपने गिनवाए वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो खुद अपनी जबान से कह रहे हैं। एक खातून की मां ने कहा कि मैं इतनी अच्छी हालत में अपनी बेटी की उम्मीद नहीं रखती थी कि वो वापस आएगी। तो वो भी एक बहुत ही अहम पैगाम दिया है। जी, अब आप वेस्ट बैंक के बारे में बताइए। वेस्ट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल क्या चाहता है? देखिए, वेस्ट बैंक में एक तो गाजा का जो गाजा में जो जीत हुई हमास की, उसके जो विक्ट्री सेलिब्रेशंस हैं, उसको नेतन्याहू मतलब किसी भी हालत में इजराइल दबाना चाहता है, तो उसने एक डाइवर्जन क्रिएट किया मतलब वेस्ट बैंक पे, नंबर 1। दूसरी बात जो है वो ये भी है कि जो इतमार बिन गिविर ने जो रिजाइन कर दिया सीज फायर के सवाल पे, लेकिन स्मोत्रिच ने रिजाइन नहीं किया। तो स्मोत्रिच, ये दो बड़े राइट विंग फिगर्स हैं। स्मोत्रिच की जो पार्टी है उसका मेन बेस जूविश सेटलर्स हैं वहां के, वेस्ट बैंक के, जो करीब 6 लाख की 5-6 लाख की संख्या में है, और करीब 30 लाख की पॉपुलेशन है, मतलब जो वेस्ट बैंक की, उसमें करीब 30 लाख फिलिस्तीनी है और 4 से 5 लाख उसमें जूविश सेटलर्स है, जो बाद में आए और जिनके ऊपर सैंक्शंस भी कभी कभी अमेरिका लगा देता है। अब वो जो देखिए वहां पर इजराइल ये चाहता है कि उसको ये लग गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई में हमारी हार होने जा रही है। हो सकता है कि पैलेस्टीनियन स्टेट की भी स्थिति बन जाए। तो अब ऐसी स्थिति में वो ये चाहता है कि वेस्ट बैंक की मैक्सिमम लैंड वो ग्रैब कर सके। ये नहीं है कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं जो पूरी सिचुएशन है, वेस्ट बैंक को एनेक्स कोई नहीं कर सकता, बल्कि वो प्राइवेटली ये बात आई है क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक 1967 में इन्होंने छीना था। गाजा छीना था इजिप्ट से, वेस्ट बैंक छीना था जॉर्डन से। अब इजरायली कह रहे हैं कि अब जो ट्रंप ने कहा कि हम जॉर्डन के लोगों से कह रहे हैं कि वो वेस्ट बैंक के लोगों को ले लें, इजिप्ट के लोगों को कह रहे हैं गाजा के लोगों को वो ले लें। इसकी असलियत क्या है? इसकी असलियत बड़ी मजेदार है। इसकी असलियत ये है कि एक्चुअली ये ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो इजराइल ने एनेक्स किया, वो एनेक्सेशन इजराइल वापस करने को तैयार। तुम गाजा ले लो, पूरा गाजा ले लो, मतलब ये नहीं कि मतलब गाजा तुमको दे देंगे जैसे था 1967। जॉर्डन से कहा वेस्ट बैंक तुमको दे देंगे, दोनों ने कहा नहीं। और उसके बाद कई इजरायली एनालिस्ट ने कहा कि ये बात तो, अगर इतनी सी बात है, ये बात तो इजराइल कम से कम 10-20 बार कह चुका है दोनों से कि हम देने को तैयार है, तुम ले लो। अब ये जो देखिए पूरी बात है, अब ये जो पूरी बात है कि इसमें इजिप्ट और जॉर्डन से समझ गए हैं कि एक नया ये दौर है, पॉलिटिकली भी फीजिबल नहीं है और वैसे भी उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी वहां पर लोग जानते हैं कि फिलिस्तीनी जाएंगे वहां विद्रोह होगा और उनकी सत्ता भी जा सकती है इजिप्ट और जॉर्डन की। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन और मॉरली क्योंकि कम से कम अरब देश कमिटेड हैं कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, तो वो ये बात जानते हैं कि अगर हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो हम पे सब कुछ आएगा, बाकी हम अरब वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाएंगे। वेस्ट बैंक में इजराइल मैक्सिमम एरिया कब्जा करना चाहता है और जूइश सेटलर्स को और सेटल करा देना चाहता है, जिसके लिए वो क्या कर रहा है देखिए, येमेन में वो घरों को उड़ा रहा है। अब कभी आती है खबर कि 20 घर उड़ा दिए, फिर आती है खबर कि 15 घर यहाँ पर उड़ा दिए। उनका मकसद वहां पर अंदर, अभी तक वो जेनिन में जो डेंस जेनिन कैंप है उसके अंदर नहीं घुसे इजरायली, एक्सेस पे हैं। जो जेनिन की कई एक्सेस हैं, कबातिया और सिरातुल हरिया और कई इस तरीके के आप जो नाम सुनेंगे, ये सब एक्सेस हैं, वेस्ट ईस्ट मतलब एंट्री पॉइंट्स हैं। वहीं पर लड़ाई हो रही है। वहीं पर जो अभी पिछले दिनों घटना घटी, कम से कम 20 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं सक्सेसिव घटनाओं। और जैसे गाजा से खबरें आती थी कि एक इमारत के अंदर
आईडीएफ के सोल्जर्स गए, वो इमारत उड़ गई, वैसी खबरें वेस्ट बैंक से आने लगी। जो गाजा से खबरें आती थी कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा है इजरायली सोल्जर्स को हमास के फाइटर्स ने, वही एग्जैक्ट वही खबरें वेस्ट बैंक से आने लगी कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार रहे हैं। रेजिस्टेंस वहां देखे क्या है कि अपने को, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से भी लंबी लड़ाई चली 1 महीने की, और वो लड़ाई ज्यादा कठिन थी क्योंकि अपने ही मतलब एक तरह से वो भी फिलिस्तीनी है, चाहे वो मतलब चाहे इजराइल के साथ चले गए। तो वो जो लड़ाई थी उसमें तो पॉलिटिकल लड़ाई भी थी, उसमें मिलिट्री लड़ाई भी थी, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फेल हुई। बाद में आईडीएफ को खुद आना पड़ा, और आईडीएफ जब आई तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भागना पड़ा। आज की स्थिति यह है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ही लोग हैं, जिनको किसी को गवर्नर जेनिन का अपॉइंट किया हुआ है, किसी को गवर्नर हिब्रोन का अपॉइंट किया हुआ है, वो खुद इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल देखिए ये पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, और हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हम लोग अपील करते हैं वहां पर इंटरनेशनल पावर से, इससे। तो वो अब जो स्थिति है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल बना दिया था इजराइल ने, वो स्थिति भी अब दूर हो गई है। पॉलिटिकली ज्यादा फायदेमंद हमास को पूरी स्थिति इस समय ये पॉलिटिकली हमास और मजबूत हुआ है, वेस्ट बैंक में भी रेजिस्टेंस मजबूत हुआ, और जो प्लानिंग थी, जो ईरान से लेके पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की प्लानिंग थी कि वेस्ट बैंक में से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के शासन को वहां पर डिस्प्लेस किया जाए और वहां पर रेजिस्टेंस को एक बड़ी ताकत बना दिया जाए, उस तरफ चीजें बढ़ रही है। दूसरी बात इसमें देखिए, एक और इसमें मैं जरा आगे चलने से पहले मैं एक चीज समझना चाहता हूं। जो आपने कहा कि ट्रंप गाजा को मिस्र को देने के लिए तैयार हैं, वेस्ट बैंक को जॉर्डन को देने के लिए तैयार हैं, तो ये तो सब कुछ अपसाइड डाउन जैसी हालत है। क्या नेतन्याहू वॉशिंगटन अपने ही मर्जी के खिलाफ, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ किसी बड़े सख्त मुश्किल फैसले की बात सुन सकते हैं? यानी ट्रंप जो है वो खुद इजराइल ने जो कुछ कब्जा किया हुआ उसे छुड़वाने के लिए तैयार कर लेंगे, क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए ट्रंप का एक जो मुझे लग रहा है कि ट्रंप धीरे धीरे 2 स्टेट सोल्यूशन पे आएंगे। अल्टीमेटली ये जो बातें हैं कि वेस्ट बैंक एनेक्स इजराइल तो किए ही हुए भाई, इजराइल की पूरी अथॉरिटी एनेक्स और क्या करेगा वो? या गाजा में सेटलमेंट्स वगैरह उन लोगों ने बनाने शुरू किए थे 2005 में, खाली कर दिए, अब वो जाके फिर से गाजा में सेटलमेंट थोड़ा बनाएगा वहां पर। ये देखिए अभी जो पूरा मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया है डिसाइसिवली, और नेतन्याहू मेरे ख्याल से अपने बचाव के लिए वहां गया है कि मैं बच जाऊं किसी तरीके से, क्योंकि अब जरा सा भी इजराइल, क्योंकि इजराइल में इलेक्शन भी ड्यू हैं, और उसके बाद एक उसमें भी बात आ रही है कि अगर इलेक्शन हो गए तो नेतन्याहू चले जाएंगे, और जब ये गए तो ये जेल में होंगे, क्योंकि ये पूरी स्थिति जो जैसी सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, जैसे ही इनके ऊपर से ये इन्होंने जो इनका बहाना है वॉर का, वो जैसे ही हटेगा तो ये जेल में होंगे। और इनके ऊपर भाई इतने सारे केसेस हैं, इनकी वाइफ के ऊपर अब भी केसेस हैं पूरे। देखिए ये जो एक भानुमति का पिटारा जब खुलेगा तो फिर पता नहीं क्या उसमें से निकले, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, 7 अक्टूबर क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, पूरा एक लॉबी इजराइल में लगी हुई है इसी चीज पे, इन्हीं चीजों को करने के लिए। तो देखिए नेतन्याहू मेरे ख्याल से ट्रंप के पास कोई नई मदद तो ट्रंप इनको देगा नहीं। अब घोषणाएं कुछ भी करे, लेकिन अभी तक घोषणाओं में भी ट्रंप ने एड की बात नहीं की है, बल्कि उल्टा वो यूक्रेन वाला मामला आ गया है कि यूक्रेन में जेलेंस्की ने कल कह दिया कि 177 बिलियन एड हमको वेस्ट ने दी है, जिसमें केवल 75 मिलियन हम तक पहुंची है। मतलब 100 बिलियन गायब, 100 बिलियन गायब। तो अब ये खबर भी ट्रंप ने ही प्लांट कर कहा होगा उससे कि तुम कहो इस बात को, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता है कि यूक्रेन को हम और ज्यादा वो करें। तो इजराइल को तो उसने कुछ आगे देना, एड देना, ये देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ अनाउंस नहीं कर सकता है भाई, उसका क्या गेम है, अभी वो किस तरह से खेलना चाहता है वो अनाउंस कर सकता है, लेकिन इजराइल को कोई मटेरियल हेल्प इस समय किस आधार पे मिलेगी? अब आप जेनिन में अगर आप सोचते हैं कि आप गाजा की तरह बम्बार्डमेंट कर लेंगे तो आप करके देख लीजिए, वो भी आपने किया है, ऐसा नहीं किया नहीं। उसमें भी आपने रेजिस्टेंस के फोर्सेस को मारने के लिए, और कई लोग मारे भी गए जेनिन में, करीब 20 से 25 रेजिस्टेंस फाइटर्स मारे गए।
और तो वो भी आपने किया है। वो आप वहां, अच्छा वहां की सिविलियन पॉपुलेशन पे अगर आपने बॉम्बिंग शुरू कर दी गाजा की तरह, तब एक दूसरी स्थिति पैदा हो जाएगी। और वो आप क्यों करेंगे, उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि पैलेस्टीन अथॉरिटी भी वही है। पहला बम क्या रमल्ला पे खुद गिरेगा? खुद ज़ायनिस्ट यहूदियों को वहां बसाया हुआ है। वो जो बसाए हुए हैं उनको भी तो नुकसान होगा। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं सीरिया के हालात पे। सीरिया, चूंकि जरा वक्त हमारे पास कम रह गया, सीरिया में क्या कुछ हो रहा है? सीरिया के जो नए जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो टेररिस्ट से कन्वर्ट होकर के एक लीडर बने और उन्होंने दाढ़ी वाड़ी कम की, अपने कपड़े वपड़े भी चेंज किए, वो सऊदी अरब होकर के आए हैं। और इसी बीच में हामा के नजदीक एक शिया गांव में हमला हुआ, 15 लोगों को कत्ल किया गया। एचटीएस के लोगों के जरिए ऐसी रिपोर्टें आई हैं। अलवी लोगों के खिलाफ भी हमलों का सिलसिला रहा है। उधर तुर्की वाला मामला जो उधर है कुर्दों का, वहां भी कुछ अलेप्पो के आसपास की भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों को कत्ल किया गया। तो ये खूनरेजी का सिलसिला क्या आगे बढ़ेगा और इसमें सऊदी अरब से क्या कुछ बात हुई होगी? क्योंकि देखिए, फोटो जिस तरह से छपते हैं वो और होते हैं, बयान जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन जिस तरह से अब से पहले बहुत हम बैकग्राउंड जानते हैं, इदलिब के लोगों को जो टेररिस्ट इकट्ठे थे वहां, उनकी फंडिंग सऊदी अरब से, इजराइल से, तुर्की से, बहुत जगहों से होती थी। अब जो बिल्कुल मिले हैं बाकायदा पुरतपाक अंदाज में एमबीएस इनके साथ, क्या कुछ गुल खिला सकते हैं सीरिया में? नहीं, देखिए सीरिया की जो सिचुएशन है वो भी बड़ी वो है। मतलब मैंने पहले कहा था कि देखिए एचटीएस की सरकार वहां पर स्टेबल नहीं है और ये वेस्ट समझ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो जुलानी को सूट बूट पहना के जो उसको एक ये दिखाते कि सूट बूट वाला जिहादी एक्स जिहादी है और इसको ये वेस्ट एक्सेप्ट करे, वो हो नहीं रहा है। देखिए अभी तक यूरोपियन यूनियन से लेके तमाम फोर्सेस ने एचटीएस जुलानी पर से रिवॉर्ड तो हटा दिया अमेरिकन, लेकिन टेररिज्म का टैग एचटीएस से नहीं हटा है, अभी तक नहीं हटा। हट जाना भाई, अगर उसको उस तरीके से होना था तो इसका तो हट जाना चाहिए था। लेकिन यूरोपियन यूनियन में इसका मतलब है कि अंदर से लड़ाई चल रही है। वहां पर जो कई फैक्शंस हैं वो आपस में कन्विंस नहीं है, या कई देश है वहां पर, जर्मनी है, फ्रांस है, तमाम और देश, उनमें आपस में सहमति नहीं है इस सवाल को लेके और डीप डिफरेंसेस है। और डीप डिफरेंसेस इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका से भी अलग सिग्नल्स आ रहे हैं। और दूसरा, उनको ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट अगर हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, ये जो एचटीएस की सरकार, तो अगर दूसरा रेजिस्टेंस पैदा हुआ या एक और अपराइजिंग सीरिया में हो गई तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो वो, और फिर वो जो हथियार है कि आईसिस के जो 10,000 लोग जो कुर्द इलाकों में अभी सो कॉल्ड प्रिजन में है, उनको भी किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, किस चीज के लिए बचा के रखा गया है, वो भी एक संभावना है कि भाई अगर कुछ एक रेजिस्टेंस, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पैदा होता है सीरिया में तो फिर आईसिस को उतारे मैदान में। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बता दें, पहली बार ये खबर आ गई है 1 फरवरी 2025 के दिन कुनैत्रा में, जो कि इजराइल के कब्जे में, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने सीधे इजराइल पे हमला कर दिया है। मेरे ख्याल से तनक्ला नाम है उस गांव का, उस गांव का नाम भी आ गया है। और उस गांव में पूरी मतलब गोलियों का आदान प्रदान हुआ, मुठभेड़ हुई, जिसमें इजरायली सेना पीछे हटी। और उसके पहले भी हम बता चुके हैं, इसी चैनल पे आपको बताया था कि इजरायली सेना ने कहा है कि कई चेक पॉइंट्स लेबनान बॉर्डर पे हमने देखे हैं रेजिस्टेंस के। और इजरायली सेना ने कहा था कि किसी आपको याद होगा, आपके सामने ही मैंने कहा था कि किसी भी दिन हम पे गोली चल सकती है, और वो हो गया। मेरे ख्याल से हम लोग ने ये बात शायद 20 जनवरी के आसपास की होगी, और 1 फरवरी को गोली चल गई। अब आप बताइए, ये जो पूरी एक सिचुएशन है, और जिसमें जो सीरियन रेजिस्टेंस का बाकायदा बयान आने शुरू हो गए, जैसे एक प्रोफेशनल बयान होते हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस के, उस तरह के बयान आने शुरू हो गए। और उन्होंने 2 चीजों को टारगेट किया। उन्होंने कहा इजरायली प्रेजेंस एंड जुलानी गैंग। हाँ, दोनों के खिलाफ, वो दोनों के खिलाफ आए कि हमारी लड़ाई इन दोनों के खिलाफ है। और ये जिस तरीके से माइनॉरिटीज को, उन्होंने स्पेसिफिकली सुन्नीस को भी मेंशन किया कि जो सुन्नी फोर्सेस हैं जो कि नेशनलिस्ट हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और ये जो पूरा एक इंटरनेशनल फोर्स ये बनाई जा रही है सीरियन आर्मी के नाम पे,
वो भी। अच्छा, बाय द वे, ये जो देखिए बात थी, अभी जो लेटेस्ट कुछ दिन पहले जुलानी ने वहां की जो आर्मी भी नई बन रही थी, कुछ और भी सिविलियन, उन सबको डिसॉल्व कर दिया। अब वो डिसॉल्व भी इसीलिए किया क्योंकि ये क्रिटिसिज्म आ रहा था कि तुम तो पूरी एक आर्मी सीरिया में बना रहे हो, तुर्कियों की और यूगर्स की और तजाकिस्तान के लोगों की, उज्बेकियों की। अब उसको उसने सस्पेंड कर दिया। अब सीरिया टेक्निकली हैज नो आर्मी राइट नाउ, और वो कह रहा है कि हम रिकंस्टिट्यूट करेंगे, लेकिन मिलिशियाज उनके हैं जो सिविलियंस का कत्लेआम कर रहे हैं। अभी जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो कि बेसिकली वेस्ट का माउथ पीस है, और जिसने पहले सिविल वॉर में वेस्ट का ही साथ दिया था, वो जो वेस्टर्न नैरेटिव को, वो तक कह रहा है कि पिछले 72 घंटों में इन लोगों ने 38 लोगों को मारा है और 38 सिविलियंस को मारा है, जिसमें ज्यादातर माइनॉरिटीज के लोग हैं, उसमें कुछ सुन्नी फिगर्स भी हैं। तो ये जो देखिए पूरी सिचुएशन है, ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो सीरिया के जो 8 दिसंबर को जो असद के खिलाफ जो विद्रोह हुआ और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जो सीरिया में सेटबैक मिला, वो सीरिया से ही दुरुस्त भी हो रहा है। और उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो इस सीजफायर से मजबूत हुआ है। इधर ईरान ने लगातार ट्रू प्रॉमिस 3 की बातों को तेज कर दिया है और अपने बहुत सारे नए हथियार, स्पेशली एक गाजा ड्रोन जो बहुत चर्चा में है, एक गाजा ड्रोन जो कि इतना बड़ा ये ड्रोन है जो किसी एयरक्राफ्ट के बराबर है, उसको अनवेल किया है। नई मिसाइल्स हाइपरसोनिक अनवेल की हैं, नए जो स्पेस में अपने कुछ इस तरह के वेपन्स वगैरह भेजने की टेक्नोलॉजी, ये भी इजराइल ये ईरान इसको कल्टीवेट कर रहा है। ये जो सारी चीजें देखिए, रोज ईरान का कुछ ना कुछ हथियारों से संबंधित एक नया विजुअल आता है। और ये विजुअल क्यों आता है? ये विजुअल पूरी तरीके से दुनिया को भी ये दिखाने के लिए है कि देखो हमारे पास ये है, इजराइल को भी डराने के लिए। हो सकता है नेतन्याहू जो ट्रम्प के यहाँ गए हैं वो एक बात कहें कि सीधे तुम ईरान पे अटैक करो, लेकिन देखिए ईरान पे अटैक करने का कोई इरादा ट्रम्प का अभी नहीं है। अभी वो कनाडा को ले ले, पहले ग्रीनलैंड को ले ले, वो सब जो पूरी सिचुएशन है, और वहां पर भी जो अंदरूनी अमेरिकन लड़ाई है। अब वो भाई यूक्रेन कोई आसान चीज नहीं है हल करना, और जेलेंस्की को हटाना और फिर नए को लाना और पुतिन से समझौते में जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और उस चीज पे को प्रायोरिटी ट्रम्प देगा, ये उसने कई बार कह दिया। अब नेतन्याहू का आना तो वो नहीं रोक सकता है, नेतन्याहू वहां गए हैं, लेकिन नेतन्याहू वहां पर अपने चरौरी विनती करने गए हैं कि हमको बचाओ, कि वो इजराइल के लिए कोई मदद लेने गए। इजराइल के पास तो इस समय कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना। अच्छा, आप बताइए कि किसी से पूछे कि इजराइल अब क्या करेगा। मतलब अगर कोई ये सोचे कि ठीक है अभी जो आज की स्थिति है उसमें इजराइल क्या करे, मतलब कोई अगर ये कहे कि भाई अब ग्रेटर इजराइल की बातें खत्म हो गई, अब ये लेबनान में जो ऐतिहासिक चीज हुई जिसके बारे में हम लोग बात करना वो हो गए थे, ऐतिहासिक चीज हुई है कि लेबनान में पूरे मैप्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया है कि वो 10 गांवों में सीमित हो गए हैं इजरायली सोल्जर्स। यानी जो 25 जनवरी 2025 को जो सीजफायर खत्म हुआ, उसके बाद जनता खुद ब खुद घुस गई। कफर किला से लेके मारूल रस से लेके तमाम जगहों पे घुस गई। इजराइल ने गोलीबारी की, कम से कम 20 से 25 लेबनीज शहीद हुए। महिलाएं, हिजाब पहने महिलाएं टैंकों के सामने खड़े हो गए। वो पूरा विजुअल दुनिया में चला कि ये मतलब एकदम जैसे तियानमेन स्क्वायर वगैरह में हुआ था, उस तरह की सिचुएशन एक आ गई कि टैंक के सामने हिजाब पहने महिलाएं खड़ी हैं, वो उधर से गोलियां चल रही हैं, इधर महिलाएं हिजाब पहने महिलाएं उसको फेस कर रही हैं। ये सब विजुअल दुनिया ने देखे। उसके बाद लेबनीज आर्मी, क्योंकि लेबनीज आर्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि लेबनीज आर्मी, मैं बार बार कहता हूं कि उसमें 30% शियाएं, बाकी 60% सुन्नी और क्रिश्चियंस है। और लेबनीज आर्मी बड़ी इन्फिल्ट्रेटेड आर्मी, वो जिस तरह से बनी है, सिविल वॉर लेबनान में चली, वेस्ट का उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और लेबनान के जो प्रेसिडेंट अभी क्रिश्चियन बने हैं, जोसेफ आउन, उनका भी मतलब वो भी वेस्ट के बहुत करीब माने जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति, और शुरू में ऐसे दिखाई पड़ा कि हौला वगैरह में कि जब जनता बढ़ी तो लेबनीज आर्मी रिलक्टेंट थी उसको रोकने में। लेकिन जब लेबनीज आर्मी पे गोली चल गई और उसके भी 3 लोग शहीद हो गए, उसके बाद आप देखिए लेबनीज आर्मी जनता के साथ हो गई और वो जनता को खुद ही एड कर रही है वहां तक आने में, और इजराइल पीछे हटता जा रहा है। तो आप ये बताइए 18 फरवरी तक इन्होंने एक्सटेंशन कर लिया है ये मतलब जो सीज फायर लेबनान का
25 जनवरी से 18 फरवरी हो गया। 18 फरवरी से पहले मेरा दावा है कि इजराइल खाली कर देगा लेबनान। वो ऐसी स्थिति में है ही नहीं, बिल्कुल कोने में है। अगर आप मैप देखिए, वो वाला जो नया आया है, इसमें पूरे रेड मतलब डॉट्स हैं, जो जहां जहां इजराइल अभी भी है, जो 10 एरियाज हैं, वो उन एरियाज के भी छोटे छोटे गांव में वो बिल्कुल इजराइल से टच कर रहा है। और ये भी लोगों को याद दिला दें कि जो नवंबर में जो हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई हुई थी, उसमें इजराइल यहां तक भी नहीं पहुंच पाया था, वो इसके भी पीछे था। यहां तक तो वो पहुंचा है सीज फायर ने, बल्कि 60 दिन के सीज फायर एक्चुअली इजराइल के लिए हुआ था, थाली में परोस के कि तुम आओ, घुसो लेबनान, तुम कब्जा करो। हाँ, ये कमाल की थी। वो इंटरनेशनल कमेटी क्या कर रही थी कि नए गांवों पर कब्जे हो गए और कोई कहीं सांस नहीं ले रहा, रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। अब चीजें सामने आई हैं कि ये जो गांव वहां के लोगों ने खाली कराए हैं, ये वो गांव हैं जो जंग बंदी के दौरान इजराइल ने कब्जा किया था। यानी कोई इंटरनेशनल कानून उसके लिए नहीं। अच्छा, मैं इससे सबसे हट करके एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ रही है सामने। ट्रंप ने बहुत जगहों से फंड काट करके अमेरिका फर्स्ट अगेन वाली बात जो शुरू की है, उसमें यूएस एड को भी उन्होंने वॉशिंगटन में दफ्तर बंद करा दिया, जबरदस्ती छुट्टियां दे दी। और यह कहा जा रहा है कि एलन मस्क को वहां के रिकॉर्ड्स में एक्सेस देने से मना किया गया था। क्या आपको कहीं बिटवीन द लाइन कुछ और चीजें समझ में आ रही हैं? यूएस एड क्या क्या करता था? देखिए, यूएस एड के बारे में तो अब मैं क्या कहूं। यूएस एड, ये घटना हुई यूएस एड की। फिर तुलसी गबार्ड का बड़ा ही सेंसेशनल एक क्लिप आई। तुलसी गबार्ड जैसी, मतलब आप सोचिए, वो खुद नियोकॉन मानी जाती है, वो खुद मानी जाती है इस्लामोफोबिया वगैरह उसके ऊपर। मेरे ख्याल से ज्यादातर वो बाइडेन का प्रोपेगेंडा था कि इन लोगों को एक जो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, इनको पूरी तरह से इन्हीं को बदनाम कर दो। तुलसी गबार्ड ने कहा कि एक्चुअली बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन ने जो मतलब अलकायदा पैदा किया सीरिया में असद को हटाने के लिए, ये उसने बाकायदा उस पर बोल दिया। सीरिया में असद को हटाने के लिए हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा ने अलकायदा को पैदा किया, आईसिस को जिंदा किया। और उसने जब ये सब बोल रही थी तो लोग शॉक थे कि ये बोल रही। और उसने ये भी कहा, उसने कहा कि ये जो हर जगह जो एक्सट्रीमिज्म है, जो कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, उसके पीछे तो यही लोग हैं सबसे ज्यादा, जो सबसे लिबरल समझे जाते हैं। और देखिए, आपकी जो मुस्लिम वोट नहीं मिला डेमोक्रेट्स को, कितना मतलब लोगों ने जमीन पे बिना इंफॉर्मेशन के कैसे रीड किया होगा अमेरिका में, मिशिगन से लेकर सारे जो मुस्लिम एरियाज थे जो ट्रंप के लिए जिन्होंने ज्यादातर वोट किया, तो कैसे। और ओबामा उनके बीच गया, कहा कि कैसे ये कर सकते हो तुम, ट्रंप तो इस्लामोफोबिक है। तो वो लोग कुछ कह तो नहीं सकते थे, लेकिन अब देखिए समझ में आ रही है बात कि इस्लामोफोबिक कौन था असली। वो तो ओबामा था, वो तो हेनरी क्लिंटन थी। तो अब ये जो पूरी देखिए सिचुएशन आ रही है, उस पे एक USAID जैसे संगठन, बहुत सारी बातें और खुल रही हैं। अब आप सोचिए कि जो इन्होंने जो डीक्लासिफाई किया है, जो बात कही है ट्रंप ने कि हम कैनेडी के मर्डर को मार्टिन लूथर किंग के मर्डर को और भी इस तरह के असैसिनेशन जो हैं, इसकी हम फाइल्स को डीक्लासिफाई करेंगे। अब देखिए उसमें है क्या। 1963 में जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन होता है, जिसके बारे में एक लंबे समय से शक जो है इजराइल पे था। अब उसमें यह आती है कि उसमें एक जो फाइल अगर वो डिक्लासिफाई होती है, जो कि एक ईगल्टन नाम के आदमी को, जो कि इजराइल को भी डील कर रहा था उस समय 63 में, और ये कैनेडी के भी ऑफिसर था, उसकी एक फाइल है जिसमें एक मामला फंस गया था 1963 में, जब कैनेडी ने कहा था कि हमें लगता है इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऑन साइट इंस्पेक्शंस की बात आ गई थी, कैनेडी ने अलाउ कर दिया था ऑन साइट इंस्पेक्शन। उसके बाद उसका असैसिनेशन हुआ और फिर जॉनसन जो उसके बाद प्रेसिडेंट बना, उसने ऑन साइट इंस्पेक्शन की बातें हटा दी। अब आप देखिए, ये बड़ी ही बारीक बात है। ऐसी चीजें जो हैं, ये देखिए ट्रंप के उससे। अच्छा, मुझे यूएसएड एजेंसी के बंद होने के बिटवीन द लाइंस जो मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि जिस तरह से क्लैंडस्टाइन तरीके से ये काम करते हैं, आपको हिलरी क्लिंटन का वो बयान भी याद होगा जो उन्होंने कांग्रेस में हियरिंग में तालिबान के बारे में कहा था कि ये तो हमने ही तो तैयार किए थे, अब हम उनके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं।
वो सब बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हैं। ये यूएस एड के जरिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फंडिंग वहीं से जाती है। उस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। और ट्रंप ने जीतने के बाद एक चीज और जो कलर रेवोल्यूशंस हुए, जो जिसमें यूक्रेन, जो वेलवेट रेवोल्यूशन जो यूक्रेन में भी जो 2004 के बाद से हुए, वेलवेट रेवोल्यूशन, किसी को ऑरेंज रेवोल्यूशन, किसी को क्रिम्सन रेवोल्यूशन, ये जो कलर रेवोल्यूशंस थे, ये सब सीआईए और यूएसएडी वगैरह ने मिलके ये सब, जो इनकी जो फंडिंग है ये यहाँ से फनल होती थी, यहाँ से ये पूरी चैनलाइज होती थी। ये भी सामने आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, दुनिया के सामने इमेज बनाने के लिए अमेरिका की मदद यूएस एड ये है, और वो मदद नहीं बल्कि दुनिया में अपने उस प्रोजेक्ट को, जिसको जबान पे कभी नहीं लाना लेकिन उस पर पैसा खर्च करना है, टेररिज्म बढ़ा करके कुछ किया जाए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जाए, या इजराइल जैसे किसी उसको मदद की जाए, वो किस किस तरीके से वो अपने काम करते हैं। ये यूएस एड की कहानी आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है काफी डिटेल सामने आएंगी। इससे पहले ट्रंप तो वो बता ही चुके हैं कि $40 मिलियन हर हफ्ते हवाई जहाज में भर करके अब काबुल पहुंचाया जाता रहा है, और ये एक यानी 200 करोड़ तकरीबन। तो बहुत चीजें खुलेंगी। काबुल वाले एपिसोड में ट्रंप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने, बाइडेन ने विड्रॉ किया, और जिस तरीके से वहां पर एक बहुत बड़ा रैकेट अमेरिका का, लोग कहते हैं अब भी चलता है। हाँ। और वो सारी चीजें जो हैं वो देखिए खुलेंगी। वो बहुत बड़ा 2003 की जो जंग थी इराक की, उसके बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर पैसा आता था, मदद के नाम पर पैसा आता था, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर स्टोरी होते थे, और वो खुद अमेरिकी खा जाते थे। ये तो काज़मी साहब प्रूव हो गया ना। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि वो 100, बताइए ये कोई छोटी रकम है। 177 बिलियन, मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 17,000 करोड़ डॉलर, उसको आप रुपीस में लगा लीजिए तो आप पागल हो जाइएगा। 17,000 करोड़ डॉलर में से उसको 10,000 करोड़ पहुंचे ही नहीं। अरे भाई, ये और पहुंचे नहीं, चलिए एक बात है, ये बात कही उसने, ये उसको किस दबाव में कहलवाया गया। जी। तो ये देखिए, ये ट्रंप के आने के बाद बहुत कहानियां खुलेंगी। 2 चीजें होंगी मैं समझता हूं। एक तो जो वो कोवर्ट ऑपरेशन होते थे शायद वो कम हो जाएं, और दूसरे जो अमेरिका का जो एक हवा सुपर पावर वाला था वो भी डिफ्यूज हो जाए, उसमें उस गुब्बारे में से भी हवा निकल जाए, ऐसे कुछ हालात लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि अमरीश मिश्रा जी की ज्यादा वीडियो देखने के लिए उनके अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू यूट्यूब चैनल पर जाएं, और उसका लिंक हम आपको दे रहे हैं इसी वीडियो के साथ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उनके वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो उनकी बात को दबाने के लिए साजिशें हो रही हैं अलग अलग तरीकों से। उस साजिश को किसी तरह से ओवरकम करना है, आगे बढ़ना है। मिश्रा जी की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसमें आप लोग मदद करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।